हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द रोहित खरे शो। और आज मेरे साथ हैं एक फिटनेस ट्रेनर, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट और कैलिस्थेनिक ट्रेनर। इनका एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों से ये 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। मिलिए मिस्टर अरविंद सिंह से। हेलो। हेलो सर। सर, फिटनेस लाइन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आजकल देखी जाती है, जो एक मिथ है लोगों के मन में कि जिम जा रहे हैं तो वे प्रोटीन तो लेना पड़ेगा जी, और वे प्रोटीन लेना ज़रूरी है नहीं है, और क्या है वे प्रोटीन के बारे में? देखिए वे प्रोटीन के बारे में जो सबसे ज़्यादा मिथ आज के डेट में है वो ये है कि वे प्रोटीन लेंगे उसको स्टीरॉयड की तरह लोग देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। वे प्रोटीन बेसिकली होता क्या है ये समझने की ज़रूरत है लोगों को। वे प्रोटीन क्या होता है बेसिकली, ये एक मिल्क बेस्ड डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, पनीर बनाते हैं जब हम, जी। पनीर बनाने के बाद जो पनीर को फाड़ते हैं, दूध को फाड़ते हैं, तो फाड़ने के बाद दूध जो उसका पनीर उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो पानी बचता है ना, दैट इज़ कॉल्ड वे। वो बेसिकली वे होता है। ठीक है, अब उसी पानी को सुखा के उसको प्योरीफाई करके चीज़ें उसमें और ऐड करके फिर वे प्रोटीन हमारे पास में आता है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ये स्टेरॉइड नहीं है। सबसे ज़रूरी बात ये उतना ही सेफ़ है जितना आप पनीर खाते हैं, जितना आप दूध या मिल्क का प्रोडक्ट कोई भी यूज़ करते हैं, उतना ही सेफ़ है ये। तो वे प्रोटीन के बारे में जो मिथ है बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है कि वे प्रोटीन में आजकल तब तक सही है जब तक वो डुप्लीकेट नहीं है। मार्केट में डुप्लीकेट वे प्रोटीन बहुत सारे हैं आज के डेट में। ठीक है, तो अगर आपका वे प्रोटीन ओरिजिनल है, अच्छे ब्रांड का है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जी, ये एक चीज़ थी मेरे मन में कि आज मार्केट में 1500 रुपये से लेके 5000 6000 रुपये पर केजी तक के वे प्रोटीन्स आ रहे हैं। करेक्ट। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन करके एक चीज़ होती है जो वे प्रोटीन्स में होती है, तो माल्टोडेक्स्ट्रिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो हार्मफुल होता है कि? देखिए वे प्रोटीन में एक्सटर्नली कुछ ऐड नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस हो, एनी सब्सटेंस आप एक्सटर्नली ऐड नहीं करते हैं। वे प्रोटीन शुड बी कम्प्लीटली दैट वाटर, जो पानी बचा हुआ था पनीर में, उसी पानी को प्योरीफाई करके बनाया जाए। एक्सटर्नल अगर कुछ भी ऐड किया गया है तो वो सही नहीं है। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि वे प्रोटीन जो है, वे प्रोटीन में मार्केट में जो आपने बोला कि 1500 से लेके 7000 तक के वे प्रोटीन, 8000 तक के वे प्रोटीन अवेलेबल है। आप 1500 में क्या उम्मीद करते हो? कितना प्रोसेस लगती है वे प्रोटीन को बनाने में, कितना सारा स्पेंड करती है कंपनियाँ, तो वो 1500 में तो प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे आपको अनडाउटेबली। तो अगर 1500 रुपये में कोई वे प्रोटीन मिल रहा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ एक्सटर्नल चीज़ें ऐड हैं और वो ख़तरनाक है। तो बिल्कुल उसके पीछे मत जाइए। पैसे बचाने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, राइट? तो इसके पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। थोड़ा सा स्पेंड करिए और अच्छी क्वालिटी और अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और क्रिएटिन कितना इम्पोर्टेंट है? क्रिएटिन के बारे में भी काफ़ी डर है, उसको स्टेरॉइड्स बोलते हैं। नहीं, सो आपके अकॉर्डिंग क्रिएटिन के बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए क्रिएटिन का जो है ना, क्रिएटिन एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट में से एक है। क्रिएटिन के बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि लोग सोचते हैं इससे किडनी खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, राइट? किडनी नहीं खराब होती क्रिएटिन से। क्रिएटिन आप बिल्कुल ले सकते हैं, सही क्वांटिटी में लीजिए उसको लेना ये ज़रूरी है। 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं वो बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस उनके अंदर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ कोई है, राइट? कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम है किसी के गट में, किसी के पेट में या किसी किडनीज में, तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही है। तो मेक श्योर क्रिएटिन लेने के पहले आपको पता हो कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, और उसके बाद आप क्रिएटिन ले सकते हैं। और एक क्रिएटिन के बारे में जो लोग बोलते हैं कि बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, 10 लीटर पानी पीना है जी। क्रिएटिन लेने के साथ तो में। मैंने भी सुना है। ठीक, आप हाइड्रेटेड रहिए। नॉर्मल जो आप पानी पीते हैं 4 लीटर 5 लीटर, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, डिपेंड्स आपका वेट कितना है, उसके हिसाब से आप पानी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्रिएटिन आपकी बॉडी में क्या करता है, जाके ये टूटता है क्रिएटिन फास्फेट के फॉर्म में। क्रिएटिन फास्फेट के फॉर्म में टूट के ये बॉडी यूटिलाइज करती है हमारी। अब यूटिलाइज करने के बाद एक उसका सब्सटेंस बचता है जिसको बोलते हैं क्रेटिनाइन, वेस्ट सब्सटेंस को बोल सकते हैं। वो होता है खतरनाक। वो कई बार किडनी में लोगों को प्रॉब्लम करता है, जो कि वे प्रोटीन कंज्यूम करने की वजह से नहीं होगा। किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो ऑलरेडी बॉडी क्रेटिनाइन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो उसको प्रॉब्लम ऑलरेडी होनी ही है। आप क्रेटिन लो या फिर ना लो।
और अगर आप किडनी के लिए क्रिएटिन से बच रहे हो तो अगर आप पानी कम पी रहे हो तो किडनी में वैसे भी प्रॉब्लम होनी है, आपकी बॉडी में वैसे भी प्रॉब्लम होनी है। पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका क्रिएटिन को लेना, बच्चों को अभी अवॉइड करना चाहिए। 18 ईयर प्लस जो भी है दे कैन डेफिनेटली यूज करें। कौन सा प्रोटीन यूज करना चाहिए, मतलब वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन? See, मार्केट में जो प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, अच्छी ब्रांड का कोई भी पिक करिए। वे प्रोटीन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, कंसनट्रेट, हाइड्रोलाइज्ड एंड आइसोलेट, 3 तरह के होते हैं। कंसनट्रेट वो फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी, यानी कि उसको प्योरीफाई किया गया, जो फर्स्ट फॉर्म है वही ला के आपको दे दिया गया, फ्लेवर्स कुछ ऐड करके जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए, और थोड़े से कार्ब, थोड़ा सा शुगर इसमें आ सकता है, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जिनके पॉकेट थोड़े से अलाउ नहीं करते हैं उनके लिए कंसनट्रेट अच्छा है। देन वी कैन गो फॉर आइसोलेट, इट इज़ अ बिट बेटर फॉर्म देन कंसनट्रेट। कंसनट्रेट थोड़ा सा अच्छी फॉर्म होती है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा इजी टू डाइजेस्ट होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स या फिर शुगर बहुत ही ना के बराबर होते हैं और किसी किसी ब्रांड में नहीं होते हैं। हाइड्रोलाइज्ड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन, ये कम्प्लीटली प्योरेस्ट फॉर्म होती है। ऑलरेडी ये इजी टू डाइजेस्ट होती है, सबसे लाइट वे प्रोटीन है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, बट अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड हाइड्रोलाइज देन गो फॉर हाइड्रोलाइज, द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग वे प्रोटीन। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आते हैं इसके बारे में? प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी बढ़िया है। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते नॉर्मल, आप शायद मे बी कुछ लोग आजकल वीगन हैं, तो दे डोंट टेक डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट, राइट। तो उनके लिए अच्छा है कि वे प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे जाएं। प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, किस सोर्स से आ रहा है डजंट मैटर। बॉडी डजंट सीज कि आप इसको पीनट से ले रहे हो, स्प्राउट से ले रहे हो, दालों से ले रहे हो, या फिर आप डेली बेस्ड के प्रोडक्ट ले रहे हो, प्लांट बेस्ड ले रहे हो। बॉडी को प्रोटीन दिखता है, बॉडी को ये नहीं दिखता है कि हम किस चीज़ से इसको ले रहे हैं। और जो सोया प्रोटीन होता है, क्या ऐसा मैंने सुना है कि वो लड़कों के लिए अच्छा नहीं होता है? सी सोया प्रोटीन जो आप आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इसमें क्या है कि अगर आप एक निर्धारित क्वांटिटी से ऊपर जाएंगे, जैसे 50 ग्राम अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं उससे, सोया से, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अदरवाइज ये आपके एस्ट्रोजन को स्पाइक करता है, रिसर्च में देखा गया है। जो हमारा फीमेल हार्मोन तरीके का होता है एस्ट्रोजन, इसको स्पाइक करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मेल के लिए सही नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन लेवल, हाँ, अगर एस्ट्रोजन स्पाइक होगा तो पायरेट टेस्टोस्टेरोन डाउन आएगा, तो वो खतरनाक है। लेकिन अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे तो बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है बॉडी के लिए, बट ये थोड़ा शायद चीपर पड़ता होगा। हाँ, इट्स वे चीपर देन वे प्रोटीन, बहुत उसे सस्ता पड़ेगा, लेकिन ये सस्ते के चक्कर में हम अपनी बॉडी से तो नहीं कर सकते, ठीक है, हम कुछ भी नहीं ले सकते। सर, एक आइडियल वर्कआउट टाइम कितना होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए? सर, वर्कआउट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम से ट्रेनिंग करना है, उसकी कर रहा है, उसकी बॉडी कितनी मैच्योर है, राइट। अगर हम बात करें एक इंटरमीडिएट जो ट्रेनिंग कर रहा है, उसके लिए 45 to 1 hour इज़ मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, राइट। हम क्या करते हैं, हम ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं, हमें लगता है ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो ज़्यादा बॉडी बनेगी, ज़्यादा मसल बनेगी, ऐसा नहीं होता है। हमें एक लिमिट तक अपने मसल टिश्यूज को ब्रेक करना होता है, उस लिमिट के बाद में हमारी बॉडी क्या करेगी, ओवर एग्जॉस्ट हो जाएगी, हाई एनर्जी डिमांड में आएगी। फिर क्या होगा हमारे साथ, हमारी बॉडी इजी सोर्स ऑफ कैलोरीज को ढूंढेगी। वो क्या है बॉडी के लिए, आपका फैट नहीं है, फिर वो प्रोटीन यानी आपकी मसल्स हैं। बॉडी क्या करेगी, मसल से कैलोरीज लेना शुरू कर देगी और आपकी मसल को तोड़ के आपकी एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। दैट प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज को बॉडी बनाना शुरू कर देती है, नॉन ग्लूकोज सोर्सेज से, दैट इज मसल। तो बॉडी मसल तोड़ना शुरू कर देगी। अब ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं करनी है, कम ट्रेनिंग भी नहीं करनी है, एक मॉडरेट ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। और जैसे एक दिन में एक मसल ट्रेनिंग करना, एक से ज़्यादा मसल ट्रेन करना, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं क्या? नहीं सर, देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है, बट एक अगर बिगिनर है तो आई वुड सजेस्ट कि उसको 2 मसल्स एक दिन में लेनी चाहिए, करनी चाहिए, ओके। अगर वो एडवांस लेवल का एथलीट है, कोई अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है और उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि वो उस मसल टिश्यू को मैक्सिमम लेवल तक तोड़े,
ठीक है। तो उसके लिए फिर उसको शायद इंडिविजुअल के लिए एक दिन में एक मसल लेना सही रहेगा। तो ऐसा कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि आपको एक दिन में एक ही मसल लेनी है या 2 मसल लेनी, 3 मसल लेनी है, ठीक है। डिपेंड्स, अगर आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर रही है, प्लेटो एक कंडीशन होती है जहाँ बॉडी या तो रिजल्ट देना बंद कर देती है या तो कम कर देती है। अब मैं बहुत लंबे टाइम से 2 मसल्स ले रहा हूँ, एग्जाम्पल देखो था, अगर मैं बहुत लंबे टाइम से 2 मसल्स का वर्कआउट कर रहा हूँ एक साथ में और मेरी बॉडी अब रिजल्ट देना बंद कर चुकी है, बॉडी इसकी यूज टू हो चुकी है, प्लेटो हिट कर दिया बॉडी। अब हम क्या करेंगे, हम उसमें चेंज लाएंगे, या तो हम क्या करेंगे सिंगल मसल करना शुरू कर देंगे, तो हमारी बॉडी उस चीज़ को जो यूज टू हो गई थी उसके लिए नया मिलेगा कुछ, तो बॉडी के मसल टिश्यूज ब्रेक होंगे, ओके। तो प्लेटो हमारी बॉडी से ब्रेक होगा और हमें रिजल्ट मिलना वापस से शुरू हो जाएंगे। और सर जैसे मैं एक्टोमॉर्फ हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है वेट को डाउन करना, और अगर मैं कंसिस्टेंटली कुछ टाइम जाऊँ, डाइट फॉलो करूँ, जिम में वर्कआउट करूँ, तो ठीक ठाक बॉडी बन जाएगी। उसके बाद अगर मैं एक हफ्ते का भी ब्रेक दे दूँ तो बॉडी ऐसे गायब होती है जैसे कभी जिम गया ही नहीं मैं। तो मेरे जैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम अगर एक्टोमॉर्फ हैं या किसी भी बॉडी टाइप के हैं, अगर हम वर्कआउट छोड़ते हैं ना तो हमें न्यूट्रिशन नहीं छोड़ना है, डाइट नहीं छोड़ना है। अगर आप सच में मेंटेन करना चाहते हैं तो वर्कआउट छूटा है ना, डाइट तो नहीं छूटी। हम न्यूट्रिशन को ऑन पॉइंट रखेंगे उस टाइम पे जिस टाइम हमारा वर्कआउट भी छूटा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है एक मसल मेमोरी, ठीक है। हमारी बॉडी की जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी हम ले नहीं पाए, इसलिए हमारा वेट डाउन हो गया, हमारी बॉडी थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कैलोरीज को सरप्लस में रखेंगे, आपके हिसाब से सरप्लस में रखते हुए हम जब वापस आएंगे जिम में तो हमारी बॉडी में मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है चीज़ों को अडॉप्ट करना, तो हमारी मसल मेमोरी हो जाती है। तो हम जब वापस आएंगे ना तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ईजी होगा उस पॉइंट पे पहुंचना जहां आप थे, बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे उस इंडिविजुअल के कंपैरिजन में जो कि वर्कआउट नहीं करता है, राइट। उसको पहली बार हिट करने में समय लगेगा किसी इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर गोल को, दूसरी बार समय नहीं लगता। हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता होता है एड्रेस, तो हम पहुंच जाते हैं वहाँ। और एक ये मेरे अंदर एक ये मिथ है, मतलब मेरे को कंफ्यूजन है इस चीज़ का कि अगर मैं सपोज 3-4 दिन से वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो मैं प्रोटीन नहीं लेता, वे प्रोटीन नहीं लेता क्योंकि मुझे लगता है कि वो वेस्ट हो जाएगा, वो मसल को नहीं लगेगा। और मेरे को मालूम है ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में है। ओके, तो इसके बारे में क्या बताएं? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, आपको प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन से मेरा मतलब वे प्रोटीन या सप्लीमेंट ही नहीं है, सप्लीमेंट भी है और आप जो प्रोटीन डाइट से लेते हैं वो भी है, राइट। आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप वर्कआउट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस फेज में हैं, डजंट मैटर। आप प्रोटीन लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी काफ़ी हद तक चीज़ों को मेंटेन कर पाएगी, और एल्स आपकी बॉडी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना वो। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल प्रोटीन, उसके अलावा किसी चीज़ से मसल बनती ही नहीं है सर, ओके। और अगर कोई इंसान अपनी 30 की एज क्रॉस कर गया है तो उसके बाद अगर वो बॉडी बिल्डिंग के लिए आया है तो क्या वो बॉडी बना पाएगा? बॉडी बिल्डिंग, जैसा आपने बोला, बॉडी बिल्डिंग के लिए भी और एक इंडिविजुअल फिट रहना चाहता है उसके लिए भी 30 के देयर इज नो एज टू स्टार्ट वर्कआउट। कोई भी एज वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए गलत नहीं होती, ओके। तो 30 प्लस है, 35 प्लस है, 50 है, 60 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट कर सकते हैं। और वर्कआउट हमेशा बेनिफिट ही देके जाएगा आपको। 30 प्लस है, बहुत ईजी होगा गेन करना मसल, ऑलमोस्ट वैसे रिएक्ट करेगी बॉडी जैसा आप पहले कर रहे थे, राइट। थोड़ा सा टफ पड़ जाता है क्योंकि हमारी बॉडी एक कंडीशन होती है 30 के बाद जिसको बोलते हैं सार्कोपेनिया। हमारी बॉडी हर साल कुछ अमाउंट ऑफ मसल को लूज़ करना शुरू कर देती है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रॉपर करते रहेंगे तो वो मसल लूज नहीं होगी और आप गेन करेंगे ऑलर, राइट। तो ये समझने की ज़रूरत है। आप वर्कआउट स्टार्ट करिए, बिल्कुल मसल गेन करेंगे। आई हैव ट्रेन क्लाइंट वो 50 प्लस एंड गेनिंग मसल, ओके। इट्स वेरी ईजी। जब तक हम इसको टफ समझते रहेंगे, चीज़ों को टफ होती जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या शुगर हार्मफुल है? शुगर के बारे में इट्स वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए शुगर की रिकमेंडेड डोज हमारी कितनी है वो जानना ज़रूरी है, राइट। अब आप जैसे आपके पास 100 रुपये स्पेंड करने के लिए है दिन भर, 100 रुपये आपको मिलेंगे, उसमें से आपको 5% शक्कर चाहिए आपके डाइट में से। मतलब अगर आप 100 कैलोरीज ले रहे हो दिन भर में तो सिर्फ 5 कैलोरी शक्कर से आनी चाहिए, शुगर से आनी चाहिए। बाकी सब आपके नॉन शुगर सोर्सेज से आनी चाहिए, है ना। अब डायरेक्ट शुगर से मेरा मतलब 3 तरह की बेसिकली शुगर होती है, 4 होती हैं। ग्लूकोज को अगर हम हटा दें तो 3 तरह की होती हैं, फ्रैक्टोज, लैक्टोज
एंड सुक्रोज। फ्रैक्टोज वो शुगर होती है जो फ्रूट से आती है, राइट, फ्रूट के सोर्सेज से आती है। लैक्टोज जो डेयरी सोर्सेज में लैक्टोज के फॉर्म में अवेलेबल होती है, राइट, डेयरी प्रोडक्ट में, सभी चीज़ों में, ऑलमोस्ट दूध में, राइट। सुक्रोज जो टेबल शुगर आती है जिसको बोलते हैं, सबसे डैमेज जो करता है बॉडी को, ये सुक्रोज करता है। आप समझिए, गन्ने का जूस अगर आप पी रहे हैं तो शायद 1 या 2 गन्ने का जूस आप पी पाओगे, लेकिन वही अगर आपको उस गन्ने के जूस से शक्कर बनानी है, टेबल शुगर, तो बहुत सारे गन्ने लगेंगे उतने के लिए, तो वो ज़्यादा खतरनाक है इसके कंपेरिजन में। ये ब्लड शुगर लेवल को इतना जल्दी स्पाइक नहीं करता है जो आपका लैक्टोज और फ्रैक्टोज है, और जो सुक्रोज है तुरंत स्पाइक करेगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा, आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है। तो बिल्कुल अवॉइड करना है शुगर को। एक रिकमेंडेड डोज जो बताई जाती है वो है अपना 20 to 25 ग्राम शुगर इज़ एनफ। और अगर आप शुगर को अवॉइड करके कभी खाएंगे ना तो 20-25 ग्राम शुगर आपकी पहुंच ही जाएगी, आइडिया के बराबर। ओवरऑल सारे हर टाइप की शुगर का शुगर को हम सिर्फ इस तरह देखते हैं कि हमें शक्कर खा लिया तो वो शुगर है, नहीं। अगर आप दूध पी रहे हो तो उसमें भी शक्कर आ रही है। 300 ml दूध पिया आपने, 10 ग्राम लैक्टोज के फॉर्म में शक्कर मिल गई आपको। तो जो सुक्रोज है, मतलब जो शक्कर हम घर पे यूज करते हैं, वाइट शुगर, उसका कितना रिकमेंडेड डोज है एक दिन का? उसका रिकमेंडेड डोज एज इन कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए, वो सही नहीं है। बॉडी सिर्फ शुगर जानती है, ओके। वो रिफाइंड होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल के थ्रू उसको रिफाइंड किया जाता है, तो वो तो खतरनाक ही है। और उसका ऑल्टरनेटिव क्या जैगरी गुड़ हो सकता है क्या? कम्प्लीटली ऑल्टरनेट नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर आप अगर आप उसको ले रहे हो तो उसके जगह पे अगर आप जैगरी को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली वो उससे बेटर ऑप्शन होगा, बट नॉट कम्प्लीटली सेफ। वो भी शुगर ही है, जो फ्रूट से मिल रहा है वो भी शक्कर है, जो डेयरी से मिल रहा है वो भी शक्कर है, और जो आप गुड़ से लेंगे या फिर जो भी सुक्रोज के फॉर्म में आप ले रहे हैं, जो भी लीजिए, वो भी शक्कर है, राइट। तो आपको ये देखना है कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट के बराबर पहुंच रहे हैं या उससे कम ले रहे हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं जा रहे हैं, वो देखने की ज़रूरत है। एंड कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कुछ भी हम बिस्किट खा रहे हैं आज की डेट में, मोस्ट ऑफ द बिस्किट्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में, दे हैव लॉट ऑफ शुगर। आई थिंक 100 ग्राम में 25 ग्राम होना बहुत आम सी बात है। तो 100 ग्राम अगर आपने बिस्किट कंज्यूम कर लिया तो 25 ग्राम तो आपने शक्कर यहीं से ले लिया। आजकल बच्चों में बड़ा ये आ गया है पेरेंट्स को कि बच्चों को कैंडी मत दो, बिस्किट दे दूँ, शक्कर नहीं होती है उसमें भी। आपको न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ना पड़ेगा। वट एवर यू ईट, आपको सबसे पहले अगर कुछ परचेज कर रहे हैं उसके पीछे घुमा के देखिए उसमें क्या है, कितनी क्वांटिटी पे कितना मिल रहा है। लोग क्या करते हैं, पीछे देखते हैं प्रोटीन इतना है, 10 ग्राम प्रोटीन लिखा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है, कितने में 10 ग्राम मिल रहा है वो देखना जरूरी है, ठीक है। कितने में 10 ग्राम मिल रहा है वो नहीं ज़रूरी है कि 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। अगर हम 500-700 कैलोरीज लेके 10 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो क्या मतलब है ऐसे प्रोटीन का, हमारा कैलोरी कोटा ही कम है, राइट। सो अगर शुगर हम अवॉइड भी करना चाहें, बाकी ये सारी शुगर तो हम काउंट कर सकते हैं, बट फ्रूट्स हो गया या डेयरी प्रोडक्ट के फॉर्म में वो अपन काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर एक सिंपल सा इसी टेक्निक इसमें यूज करना है कि शक्कर अवॉइड करना है। तो सिर्फ फ्रूट्स खाना भी अवॉइड करना पड़ेगा? फ्रूट्स खाना अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन फ्रूट जूस अवॉइड कर सकते हैं, राइट। फ्रूट जूस इज नॉट राइट ऑप्शन टू टेक न्यूट्रिशन। वो शक्कर है सर, इट्स ऑलमोस्ट शुगर। आपने उसके न्यूट्रिशन को पहले ही वेस्ट कर दिया, आपने उसके जो फाइबर्स थे उसको पहले निकाल दिया, जो उसके न्यूट्रिशन थे उसको पहले निकाल दिया, तो उसमें बेयरली थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन आते होंगे, बाकी सारी वो शक्कर है, तो वो थोड़ा सा खतरनाक है। फ्रूट जूस को अवॉइड करके फ्रूट खाना शुरू करिए, शक्कर भी ज़्यादा नहीं मिलेगी, फिल भी आप फील करेंगे और न्यूट्रिशन भी पूरा मिल पाएगा, राइट। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सर कार्डियो ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्या करना चाहिए? सर देखिए, दोनों का एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया और बाकी जगह कार्डियो करना शुरू कर दिया, तो वो सब थोड़ा बहुत कार्डियो इज़ वेरी ओके। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपकी बॉडी में ऑलरेडी ट्रेंड हो चुकी है, बॉडी हाई एनर्जी डिमांड में ऑलरेडी आ चुकी है, अब उस पर आप और कार्डियो कर रहे हो तो क्या करेगी बॉडी फैट के बजाय आपके इजी सोर्स ऑफ कैलोरी, जो शुरुआत में मैंने बताया था, मसल्स को तोड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि वो उसके लिए ईजी है टू गेट कैलोरीज, राइट। तो मसल हमारा कम होना शुरू हो जाएगा बाय द टाइम, ओके। वो खतरनाक है, कैटाबॉलिक
स्ट्रेट चली जाएगी बॉडी, तो वो खतरनाक है हमारे लिए। तो कार्डियो कुड बी, कार्डियो का मतलब आप ऐसा ले सकते हो, आप यू कैन वॉक, वॉकिंग इज़ द बेस्ट कार्डियो ऑफ एवर। अगर आप फैट लॉस के टर्म में बात करते हो तो वॉकिंग से अच्छा कोई कार्डियो है नहीं। अगर आप रनिंग करते हो तो भी आपकी बॉडी हाई एनर्जी डिमांड में आती है। आप ओवर रनिंग कर रहे हो, आपके नी जॉइंट में प्रॉब्लम आएगी, साथ में आपकी बॉडी हाई एनर्जी डिमांड में आएगी, मसल तोड़ना शुरू कर देगी। तो हमें क्या करना है, हमें वॉक करना है। यू हैव टू कंप्लीट 10,000 स्टेप मिनिमम फॉर फैट लॉस, ओके, अपार्ट फ्रॉम योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ में हम जब इसको करेंगे तो हमारे लिए, हमारे बॉडी के फैट को बर्न करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और मेक श्योर कि ये दो सेपरेट सेशन में हो। ऐसा नहीं कि हमने वर्कआउट करके आया और हम 3000 स्टेप करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। अगर हम सुबह स्ट्रेंथ कर रहे हैं तो शाम में हम वॉक कर सकते हैं, राइट। तो क्या होगा, हमारी बॉडी का NEAT बढ़ेगा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस होता है। अब ये ऐसी बॉडी की एक थर्मोजेनेसिस प्रोसेस होती है। हमारी बॉडी क्या करेगी, उस मतलब हमारी बॉडी का NEAT बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारे थ्रू आउट डे का कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ गया। एक तो हमने स्ट्रेंथ से बर्न किया था जो कि अराउंड 300-350 होती है। 10,000 स्टेप आपने वॉक कर लिया तो आप भी अराउंड एक एवरेज लेके चलते हैं तो 400-450 कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं इसमें। तो टोटल बर्न कितनी हो गई, 800-900 के आसपास। और हमारे थ्रू आउट द बाकी प्रोसेस में जो आप कंज्यूम कर रहे हो और जो आप बर्न कर रहे हो वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप कंज्यूम कर रहे हो 1600 मान लो और बर्न आप 2000 कर रहे हो, तो वो 400 जो कैलोरीज है बॉडी फैट से लेना शुरू करती है, राइट। तो ये ईजी हो जाएगा बॉडी के लिए फैट लॉस करना। और सर ये फिटनेस का पैरामीटर क्या होता है? हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने सर। क्योंकि फिटनेस पैरामीटर की हम बात करें तो 5 बेसिकली होते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मतलब आप कितना वेट एक बार में लिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज़ योर मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर एंड्योरेंस, जो आपकी एक कंसिस्टेंट वेट से आप कितनी रेपिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पुशअप लगाना है, एक बार में कितने पुशअप लगा सकते हैं, दैट इज़ योर मस्कुलर एंड्योरेंस, 1 गो में कितना कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल आप कितने हो, सर ने पूछा था फ्लेक्सिबिलिटी का, बहुत ही अच्छा टॉपिक, कितने आप फ्लेक्सिबल हो। फोर्थ होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, हमारी बॉडी में हमारा स्टेमिना कितना है, आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और पांचवा होता है बॉडी कंपोजिशन। ये बॉडी कंपोजिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में फैट का और मसल का रेशियो कितना है, फैट हमारा कितना परसेंटेज क्या है, मसल कितना है, किस बॉडी पार्ट पे कितना मसल है, वाटर रिटेंशन कितना है बॉडी में, ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं। विसरल फैट हमारा क्या है, ये सब बॉडी कंपोजिशन में आते हैं। ये बॉडी कंपोजिशन का होना भी बहुत सही होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप एक एवरेज बॉडी कंपोजिशन की बात करें हम, तो हमारा बॉडी फैट परसेंटेज बिलो 15 होना चाहिए फॉर अ मेल। फॉर अ फीमेल इट कुड बी 20 to 25%, वेरी ओके। फॉर अ मेल 15% इज आइडियल, 15% बॉडी फैट होना चाहिए। इसके ऊपर हुआ तो आप ओबीस में आते हैं, 15% 15% के ऊपर, ठीक है। तो ये बॉडी कंपोजिशन आपका होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, आपके एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टेमिना भी अच्छा होना चाहिए, और आपके बॉडी का शेप यानी कि आपका बॉडी कंपोजिशन, इसमें अच्छा मसल होना चाहिए, अच्छा कम फैट होना चाहिए, राइट। ये पैरामीटर्स है पाँचों। ये सारी चीज़ें होंगी तब आदमी तब एक फिट इंडिविजुअल है। ज़रूरी नहीं कि एब्स हो आपके तभी आप फिट हो, या आपके बाइसेप या डोले दिख रहे हैं तो आप ज़्यादा फिट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, एक लीन इंसान भी हाँ, फिट की कैटेगरी में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंडिविजुअल जो लीन भी है, बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी नहीं कर रहा है, एवरेज कर रहा है, बट इन पैरामीटर्स में फिट आ रहा है तो वो फिट है, राइट। उनसे बहुत ज़्यादा फिट है जो अच्छा खासा मसल मास कैरी कर रहे हैं बट दे कांट वॉक फॉर 1 किलोमीटर। थैंक यू सो मच सर, आपसे काफ़ी सारी ऐसी जानकारी मुझे भी मिली जो मुझे नहीं पता था। मैं इतने सालों से जिम जा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आपने काफ़ी सारी चीज़ें मेरी भी डाउट्स क्लियर करे। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप लोग के भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और इसी तरह के और वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। होपफुली सर को हम दोबारा बुलाएंगे अपने इस शो पे। सर आएंगे ना? बिल्कुल, डेफिनेटली, 100%। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके यहाँ पे। थैंक यू सर। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।